नमस्कार। चौधरी चरण सिंह को जानने की प्रक्रिया श्रृंखला है। हमने आज 6 कप्तान सिंह जो मार्गदर्शन को पूछेगा, पहले शिक्षाविद थे, इंजीनियर थे और बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे। उन्होंने बहुत सारे नेताओं के साथ काम किया, परंतु चौधरी चरण सिंह की बात आते सामने कहते हैं क्या कमाल आते। तो आज उनसे मिलकर हम जानना चाहेंगे कि वो ऐसा क्यों मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह एक कमाल आदमी, एक बहुत बड़े नेता और बहुत ऑनेस्ट पॉलिटिशियन थे। देखिए, चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी तो ऐसी बातें हैं जो लोगों को जानकारी नहीं है। उनको लोग मानते हैं कि वो बहुत सख्त थे और निर्णय लेने में पीछे नहीं रहते थे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, वो सख्त भी थे लेकिन इतने मृदुल भी थे कि वो जब आवश्यकता पड़ती थी एक इंसान के नाते वो किसी भी व्यक्ति से माफी मांगने को तैयार रहते थे। मैं उदाहरण दूंगा, चौधरी साहब मंत्री थे, वो फैजाबाद दौरे पे गए। वहां पे उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने एक असिस्टेंट इंजीनियर की शिकायत की, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे राम नगीना सिंह जी। वो कुछ दिन के बाद पूरी डिटेल्स देख के चौधरी साहब के पास गए और बताया कि उस असिस्टेंट इंजीनियर का कोई कसूर नहीं था, लोगों ने शिकायतें गलत की गई। उन्होंने उसको रजिस्ट्रेट कर दिया। 1 डेढ़ हफ्ते के बाद आर.एन. सिंह के पास मैसेज गया कि चौधरी साहब ने बुलाया है। वो घबरा गए। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे लगा कि अब मेरा ही नंबर आ गया है, अब मुझे दंड कुछ मिलेगा। लेकिन वो गए, चौधरी साहब से मिले। चौधरी साहब ने कहा कि वो उसे ही को लेके क्यों नहीं आए। आर.एन. सिंह ने कहा कि साहब, अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो, गलती हो, मुझे बता दीजिए, मैं एक्शन ले लूंगा कि नहीं उसको लेके आए। 2-3 दिन के बाद मैं उस असिस्टेंट को लेके गए। चौधरी साहब ने उससे माफी मांगी। चौधरी साहब ने कहा, भाई मैं तुमसे माफी चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें गलत बात पे सस्पेंड करके तुम्हारा अपमान किया, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं समझता कि कोई भी नेता इस तरह की बात कर सकता है। ये उनकी एक विलक्षण कहना चाहिए बात थी कि उन्हें जब महसूस हुआ कि मैंने उस आदमी को गलत सस्पेंड किया है, तो एक मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने उससे माफी मांगी। ऐसा उदाहरण आपको इस देश की राजनीति में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। दूसरा, वो प्रशासन में बहुत ही दृढ़ भी थे और ईमानदार भी थे। सेक्रेटरी थे एग्रीकल्चर के संजन, IAS ऑफिसर थे। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो प्रधान वहां मुख्यमंत्री बने, उससे पहले उनके एक रिश्तेदार की जांच के ऑर्डर्स हो गए थे फाइल। वो नोट उन्होंने ही बनाया था, जो IAS ऑफिसर थे। उस सज्जन ने चौधरी साहब को अप्रोच किया होगा, उन्होंने वो फाइल मंगाई और वो सज्जन बहुत परेशान हुआ, IAS ऑफिसर, कि मैंने तो उनके एक रिश्तेदार के अगेंस्ट में नोट लिखा हुआ है और पता नहीं वो मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। लेकिन वो भी ईमानदार अधिकारी थे। कुछ लोगों ने समझाया कि आप नोट बदल दीजिए, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने वो फाइल भेज दी थी। उन्होंने बताया कि 3 दिन के बाद उस फाइल पे आ गए यथा प्रस्तावित, मीन्स चार्जशीट दे दी जाए। ये उनकी प्रशासनिक ईमानदारी थी। यही कारण है कि प्रशासन भी उनको बहुत मानता है। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक ऑफिसर थे बहुत सीनियर, बरेली में पोस्टेड थे। मिड सेशन में उनका ट्रांसफर लखनऊ में कर दिया। अब बच्चे पढ़ रहे थे उनके। मिड सेशन में ट्रांसफर का मतलब ये है कि परिवार को कैसे शिफ्ट करें जब बच्चे पढ़ रहे हैं। वो चौधरी साहब के पास गए, उस समय वो नेता विरोधी दल थे। पहले तो नाराज हुए, वो ट्रांसफर वगैरह में बात कुछ ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। फिर पूछा, भाई तुम्हारी समस्या क्या है।
उन्होंने बताया साहब मिड सेशन है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अब मैं उनको कैसे ले जाऊंगा वहाँ लखनऊ में, क्या करूंगा। कहा, अच्छा ठीक है, तो वो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से कह देना कि तुम्हारा ट्रांसफर कैंसिल कर दें हैं, जब सेशन आए तब कर दें। कहते मैं बाहर निकल आया, लेकिन मैं परेशान, चिट्ठी तो लिखी नहीं, कुछ टेलीफोन भी नहीं किया, सिर्फ ये कह दिया कि सेक्रेटरी से जाके कह देना। खैर यूं कि मैं हिम्मत करके नेक्स्ट डे सेक्रेटरी के पास आया। सेक्रेटरी के घर पे घंटी बजाई, सेक्रेटरी बाहर आए, पहले तो उन्होंने बहुत डांटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ दोबारा आने की, जब मैंने मना कर दिया था। तो कि साहब मुझे चौधरी साहब ने भेजा। कौन चौधरी साहब? थे चौधरी चरण से। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि मिड सेशन का ट्रांसफर ऑर्डर जो है कैंसिल करते हैं और जरूरत हो तो सेशन में कर दें। मैं चलाया, तीसरे दिन मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। एक और प्रकरण मैं बताऊं, एक ऑफिसर का सिलेक्शन हुआ प्रमोशन के लिए, लेकिन उस सिलेक्शन में सेक्रेटरी जो थे उनके किसी परिचित का सिलेक्शन नहीं हो पाया। सेक्रेटरी ने वो फाइल उठा के अपनी अलमारी पे रख दी। कंसर्न मिनिस्टर जो थे वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस सेक्रेटरी को प्रेस करके ऑर्डर निकलवा देना। लोग मिले उनसे, हेमंत नंदन बागुड़ा जी उस समय चीफ मिनिस्टर से, चौधरी साहब से मिले। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, नोट बना दो मेरी तरफ से। वो नोट उन्होंने मुख्यमंत्री को भेज दिया। चौथे दिन ऑर्डर जारी हो गए और भावना जी का नोट गया कि हमारे नेता विरोधी दल, आपका नोट मिला, मैंने ऑर्डर जारी करवा दिए हैं और भविष्य में भी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझे समय समय सब पर गाइडेंस देते हैं। ये उनका प्रभाव था। मेमोरी इंजीनियर्स ने सन 72-73 में हड़ताल का नोटिस दे रखा हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी था, मैं मिलने चला गया, कहने लगे किस लिए गए हो हड़ताल पे, क्या कर रहे हो, क्यों जाना चाहते हो? बताया सर हम ये चाहते हैं कि टाइम स्केल मिल जाए। कि क्या होता है मतलब टाइम स्केल का? कि पोस्ट अगर नहीं भी है तो भी स्केल मिल जाए। और ये तो संपूर्ण कमेटी बनी थी सन 50 के आसपास, मैं भी मेंबर था, यही रिकमेंड किया था ऐसा करना। वो जो रिपोर्ट थी उसके फलाने चैप्टर को पे। अब हम लोग हैरान कि 20 साल के बाद भी उनको ये याद है कि वो चैप्टर वो है। जब वो रिपोर्ट निकाली गई तो उसी चैप्टर में रिकमेंडेशन। ईमानदारी उनकी। वो बाहर कहीं गए हुए थे, उसी समय गवर्नमेंट गिर गई उत्तर प्रदेश की, उन्होंने वहीं गाड़ी छोड़ दी। गाड़ी कोई इसको यूज नहीं किया था। हिम्मत। 1959 में नागपुर सेशन में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात की, ये उठाया। चौधरी साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस सभा में कोऑपरेटिव फार्मिंग के प्रस्ताव का विरोध किया। उस समय नेहरू जी के किसी भी प्रस्ताव का विरोध करना कितनी बड़ी हिम्मत की बात थी, ये चौधरी साहब ने किया और आखिर में वो प्रस्ताव मिली है। ये उन्हीं का करिश्मा था कि उत्तर प्रदेश में जमींदार उन्मूलन की कार्रवाई हो सके। उन्होंने सारे डेटा इकट्ठा करके जमींदारों का उसका जिम्मेदारी की कार्रवाई की। एक बार यूपी में पटवारियों ने हड़ताल कर दी। चौधरी साहब ने पटवारियों की सेवाएं समाप्त करके उसकी जगह दूसरे लोग रख लिए। मतलब वो प्रशासन के इतने दृढ़ व्यक्ति थे, व्यक्तिगत रूप से ईमानदार थे और उनका सम्मान न केवल आपकी ब्यूरोक्रेसी करती थी, नेता करते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी गलत बात अपने कार्यकाल में नहीं की। एग्रो इकोनॉमी के उनसे बड़ा विद्वान बने नहीं। कृषि का अर्थशास्त्र क्या है,
गांव की समस्याएं क्या हैं। मैं इस देश के 5 प्रधानमंत्रियों से मिला, देश के अनेक नेताओं से मिला, लेकिन मैंने देखा कि जो जानकारी, जो ज्ञान, जो एनालिसिस किसान, गरीब और इनके बारे में कर सकते थे, वो चौधरी साहब का कोई मुकाबला नहीं। वो किसानों के नेता थे, लेकिन चूंकि वो ईमानदार व्यक्ति थे, वो किसी को किसी भी तरीके से ऐसे आदमी की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते थे जो गलत बात लेके उनके सामने चला जाए। इसलिए लोगों ने उनकी इन गुणों को सराहा नहीं है और उनको केवल जाटों का नेता बोल दिया, जबकि वास्तविक रूप से वो गांव, गरीब और किसानों के नेता थे पूरे देश के। उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला और उन्होंने किसानों के लिए काम करना शुरू किया। यही कारण है कि जो उस समय राजनीतिक दल थे उनके विरोधी, उन्हें लगा कि ये जो किसानों की समस्याएं हैं उनको अगर समाप्त कर दिया गया तो जो और कुछ वर्ग है शायद उनको कठिनाई होगी। चौधरी साहब की सरकार को गिरा दिया। नाबार्ड उन्होंने छोटे से कार्यकाल में नाबार्ड उन्होंने ही स्थापित किया था। मैं ये कह सकता हूं कि चौधरी साहब ऐसे विलक्षण नेता थे, उन्हें न केवल गांव, गरीब और किसान की समस्याओं की जानकारी थी, उसके समाधान कैसे होगा ये जानकारी थी, और उस बारे में वो किसी से समझौता नहीं करते थे। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कभी भी किसी उद्योगपति से एक मात्र पैसा नहीं लिया। वो हमेशा किसानों से, गरीबों से ही धन लेते थे। उन्होंने कभी भी किसी सेठ, धन्ना सेठ, इन लोगों से अपनी पार्टी के लिए पैसा नहीं लिया। काश वो प्रधानमंत्री के रूप में कुछ साल उनको मिल जाते तो मैं ये मानता हूं कि यहाँ गांव की तरक्की में बहुत इजाफा होता। आज उनकी पुस्तकें विदेशों में रेफरेंस बुक्स के रूप में पढ़ाई जाती हैं। और ऐसा आदमी, हमारी परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बन गई है कि एक ईमानदार व्यक्ति, एक दृढ़ व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति, उसको कोई बहुत ज्यादा लाइक नहीं करते हैं। यही कारण है उनको भारत रत्न बहुत देरी से मिला। ऐसे व्यक्ति को प्रशंसा तो लोग कर देते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि इसके हाथ में अधिकार हो। काश उन्हें जब जनता गवर्नमेंट आई थी उनको प्रधानमंत्री बना दिया होता तो इस देश के गांव, गरीब और किसान थे बहुत लाभ मिला। मैं उन्हें नमन करता हूं और मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे उनसे मिलने का, बात करने का अवसर मुझे मिलते रहे और उनका स्नेह मुझे मिला। इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली। सर, आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी क्या सीख सकती है इनसे? नहीं, जो लोग उनके साहित्य को पढ़े हैं, जिन्होंने उनकी कार्यप्रणाली को देखा है, जिन्होंने उसको अनुभव किया है, वो तो उनका बहुत सम्मान करते हैं। अब जिन्होंने उनकी कार्यप्रणाली को देखा ही नहीं, उसको अनुभव नहीं किया, वो तो ऐसे व्यक्ति को, जो ईमानदार हो, जो दृढ़ हो काम करने में, उसको कहाँ लाइक करेंगे। उनके बहुत सारे किस्से और कहानियां हैं, लेकिन पुस्तक में जो कि बच्चों की पुस्तक है उसमें जो कहानियां आती है, सब नेताओं की कहानियां हैं, परंतु चौधरी चरण सिंह की कोई कहानी किसी भी वर्ग को नहीं पढ़ा। सिंपल आदमी थे, गांव के आदमी थे, किसानों के आदमी थे, गरीबों के आदमी थे। तो ऐसे आदमी को हमारी वर्तमान व्यवस्था में वो स्थान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। क्या आज हमारा दायित्व नहीं है कि कम से कम उनको हमारी आने वाली पीढ़ियां जाने, तो इसकी कहानी के रूप में कहो। आने आना चाहिए। उनके किताबों के जो उन्होंने अपनी विविधता के साथ इन समस्याओं पे हल को उन्होंने तो लिखा था अपनी किताब में। आपने अगर वो पढ़ी हो, उनका इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया,
उसमें लिखा है इन्होंने कि अगर हमने बेरोजगारी का नाश नहीं किया तो एक दिन बेरोजगारी हमारा नाश कर देंगे। आज की तारीख में बेरोजगारी सबसे बड़ा विषय है। बहुत बड़ा। अगर चौधरी साहब होते तो इसको किस तरह से दूर वो तो इस बात के ये चाहते थे कि जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, जैसे कि 1780 से पहले ग्राम पंचायतें अंग्रेजों के आने से पहले स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री का जाल फैला हुआ था गाँव में। वो ही चाहते थे कि ये जाल फैले ताकि हमारे नौजवान आ, इन इंडस्ट्रीज को संभालें, इससे उत्पादन को बढ़ाएं, इससे अपना अपना जीवन उनका यापन का उसका भी उनको लाभ मिले, ये वो चाहते थे। वो अगर रहते तो निश्चित रूप से स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री का विस्तार होता। चौधरी साहब जातिवादी नहीं थे, परंतु उनको अक्सर जादोबा नेता कहते वो मैंने बताया ना कि लोग उनकी उनकी उनका जो दृढ़ता थी, उनकी ईमानदारी थी और सही बात की तरफ, सही बात को मानना, ये जो उनके गुण थे, इसकी वजह से लोग ये चाहते थे किसी तरह से उनको कंडेम किया जाए। वो जातिवाद के खिलाफ थे, बिल्कुल जाति के खिलाफ थे, लेकिन जातिवादी नेता उनको मानने लगे पत्रकार, ये कारण। कि संस्मरण में आप देखिए होगी कि एक पत्रकार भी उल्लेख किया गया है जिसने ज्वाला लैंड में खुद माफी मांगी गई। उन्होंने किसी सभा में चौधरी साहब को जांच करा, तो चौधरी साहब ने लिखा कि जांच का मतलब क्या होता है आप समझते हो, तो उन्होंने उसके लिए हाँ नहीं किया। शिक्षा के बारे में चौधरी साहब के क्या विचार हैं? शिक्षा के बारे में चौधरी साहब शिक्षक वो मानते थे कि शिक्षक हमारे समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है और शिक्षा के साथ साथ उसको नैतिकता का भी अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से पहचान कर समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति उसका पालन करे। ये वो चाहते थे। उन्होंने उस पर पुस्तक लिखी है कि आपका व्यवहार और आचरण कैसा हो। हाँ जी, बहुत सुंदर पुस्तक है, लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। हाँ तो लिखिए। चौधरी साहब का पहनावा कैसा? बिल्कुल सिंपल, खाना बिल्कुल सिंपल, खादी का कुर्ता, खादी की धोती, खाना बिल्कुल सिंपल, अपने लौकी, तुरई, इस तरह की चीजें, बहुत सिंपल आदमी थे। और उनके जो वो थे बीए शर्मा जी, एक बार उन्होंने कहा कि साहब मेरा प्रमोशन होने वाला है, मेरी रिपोर्ट जरा ठीक से लिख दीजिएगा। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि he leaves nothing to be admired। उन्होंने साहब ये क्या लिखा है? अरे ये तो लिख दिया मैंने कि तुम किसी भी चीज को छोड़ते ही नहीं हो, पूरा कर देते हो। तो मशहूर है उनका वो सेंटेंस, वहाँ की लाइब्रेरी में रखा हुआ है, he leaves nothing to be admired। एक प्रश्न हमारे पिताजी के बारे में भी, आप उनके भी संपर्क में रहे हैं, श्री करतार सिंह जी, उनके संपर्क में आप कैसे आए और उनके बारे में आप जानना चाहते? चौधरी साहब जब मैं मिलता रहता था तो जब मिलने जाता था तो करतार सिंह जी तो उनके वो थे ही, वहाँ के साथ रहते थे कि अच्छे आदमी, अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे आदमी। चौधरी साहब उनको भी बहुत मानते थे और वो भी चौधरी साहब का बहुत सम्मान करते थे। वो आजकल ऐसे लोग बिरले मिलेंगे। उनकी लिखी हुई पुस्तक संस्मरण, पिताजी की लिखी हुई पुस्तक संस्मरण के बारे में आगे बहुत ज्यादा जो भी लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि उसका जीवन, उनकी सेवाएं चौधरी साहब के साथ रही तो इन्होंने सब कुछ देखा होगा, हर चीज उन्होंने देखी होगी, उनकी कैसे व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, मैं घटना आपको सुनाता हूँ, वो वहां से पड़ोस से कुछ लोग मिलने आए, प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में पहुंचे तो उनमें से जब तक चौधरी साहब आए नहीं थे, एक सज्जन उनकी कुर्सी पर बैठ गए, प्रधानमंत्री की कुर्सी के। वो जो दौड़े, वो जो इसी बीच में चौधरी साहब आ गए तो उन्होंने कहा नहीं रहने दो, इन्हीं की वजह से मुझे एक कुर्सी मिली। आज आपने बहुत सारे विचार और सामने बहुत सारी कहानियां जो हमारे आने वाली जनरेशन को और आज की जनरेशन को भी प्रेरित करी, हमारे साथ साझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य समय के लिए धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आओ जी।